हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एससी ईआरटी की जो आपकी पर्यावरण की बुक कक्षा 5 में चलती है उसको हम लोग शॉर्ट नोट्स के माध्यम से एक ही वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने बुक नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पर जो शॉर्ट नोट्स है उसके माध्यम से आपको एक ही वीडियो में आपकी 5th क्लास कर देंगे, इसके बाद 4th क्लास, फिर 3rd क्लास। मैंने उल्टा रखा है, 4th 5th से स्टार्ट किया, 5th 4th और 3rd। ठीक है, तीनों क्लास जो पर्यावरण की है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट में आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताया करिए। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इसको लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए। जो चीज़ आपको आती है उसको छोड़ते जाइए, जो नहीं आती उसको नोट करते जाइए। इससे क्या होता है कि आप एक बार लिखेंगे और सुनेंगे तो वो चीज़ आपको याद होती चलेंगी। जो चीज़ आपको नहीं आती है वो अगर आप लिख लेंगे तो बाद में आपको एक दिन भी रिवीजन कर लेंगे तो सही सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसमें देखिए पटना से नाथुला पहला चैप्टर है किसमें, 5th क्लास में, 5th क्लास में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से यात्रा बिहार की राजधानी पटना से शुरू होकर सिक्किम की राजधानी गंगटोक तक जाती है। तो बिहार की राजधानी सबको पता है, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। ठीक है, अब आगे देखिए, सिक्किम जाने के क्रम में पहला पड़ाव दार्जिलिंग को बनाया गया। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग के नज़दीक है, इसलिए अगली सुबह वहां उतरा। तो जो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है वो कहाँ है, दार्जिलिंग के पड़ोस में। ठीक, अब देखिए दार्जिलिंग कहाँ है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। तो फिर न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन कहाँ है, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में होगा, दार्जिलिंग के नज़दीक। ठीक, यहाँ हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। टाइगर हिल भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में, दार्जिलिंग शहर के पास एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, टाइगर हिल कहाँ है, ये आपका दार्जिलिंग जिले में स्थित है। यहाँ से कंचनजंगा और अन्य पर्वत चोटियों का मनोरम दृश्य दिखता है। साथ ही यहाँ से विश्व की सर्वोत्तम पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट भी देखी जा सकती है। ठीक, सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी सतरंगी दिखती है। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा। ठीक है, नेपाल में हिमालय को क्या कहते हैं, सागरमाथा। ठीक है, हिमालय अन्नपूर्णा, शिवशंकर, मैकाल, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा आदि हैं। ये हिमालय के प्रमुख शिखरों में से हैं। ठीक है, भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम, गुलमर्ग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, लैंसडाउन ये उत्तराखंड में है, मसूरी उत्तराखंड में है, मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है, कसौली हिमाचल प्रदेश में, गंगटोक सिक्किम में है। ये भारत के कुछ पर्वतीय स्थल हैं। ठीक है, दार्जिलिंग में देखिए क्या होता है, चाय बागान है। ठीक है, चिड़ियाघर है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम भी दार्जिलिंग में है, लॉयड बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है, लॉयड बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है, ये भी दार्जिलिंग में है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क में अब देखिए क्रमशः पशु पक्षी, तितलियाँ, हिमालय जीव जंतु ने विशेष रूप से सबको आकर्षित किया। ठीक, दार्जिलिंग और सिक्किम में लंबे बालों वाले याक पाए जाते हैं। ठीक है, दार्जिलिंग, सिक्किम और एक जगह और लद्दाख में। ठीक है, 3 जगह क्या पाए जाते हैं, याक पाए जाते हैं और लंबे बाल उनको ठंड से बचाते हैं। ठीक, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 4 नवंबर 1954 में भारत में पर्वतारोहण की प्रेरणा के रूप में बढ़ावा देने हेतु की गई थी। तो हिमालय पर्वतारोहण की स्थापना कब की गई थी, ये डेट आप लोग नोट कर लीजिए, 4 नवंबर 1954। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यह इसी में है, यह तेनसिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी जो कि सबसे पहले एवरेस्ट शिखर पर चढ़े थे। ठीक है, एडमंड हिलेरी के 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के उत्साह का परिणाम था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से इसे दार्जिलिंग क्षेत्र में बनाया गया है। तेनसिंग नोर्गे इसके प्रथम अध्यक्ष थे, किसके, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान 1954 में बनाया गया था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे तेनसिंग नोर्गे थे। और कौन तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत में कौन था, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ भारत के गौरव तेनसिंग नोर्गे की आदमकद मूर्ति लगी है। ठीक है, तो जो ये आपका जो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है, इसमें तेनसिंग नोर्गे की आदमकद मतलब जितना लंबा आदमी होता उनके बराबर की ही मूर्ति लगी है। तेनसिंग का जन्म तिब्बत में हुआ था और बचपन के दिन, ठीक है, तेनसिंग कहाँ के थे, तिब्बत के। ठीक, बचपन के दिन में उन्होंने नेपाल में बिताए, फिर बाद में भारत के मूल निवासी बन गए थे। ठीक, वैसे तो उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन देश विदेश के पर्वतारोहियों के साथ वे कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे। सन 1953 में तेनजिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848.86 ठीक है मीटर ऊंचा है, पर चढ़े और विजय का झंडा गाड़ा। ठीक, सबसे पहले यही दोनों लोग चढ़े थे।
पर्वतारोही दलों को अपने साथ टेंट, अब देखिए ये भी नोट करने वाला क्वेश्चन है कि अपने साथ क्या क्या ले जाना होता है। टेंट ले जाना होता है, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए जरूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े इत्यादि लेकर जाना पड़ता है। हर दल के साथ एक पर्वतारोहण में प्रशिक्षित व्यक्ति या वहीं का रहने वाला स्थानीय निवासी चलता है, जिसे कुली या गाइड कहते हैं। ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। ठीक है, जो पर्वतारोहण में जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, दार्जिलिंग में क्या कहा जाता है, सिरदार, या बहुत ही सम्मान का पद होता है। तेनसिंग नोरगे को भी यह सिरदार की उपाधि मिली थी जब उन्होंने अपने साथी को बचाया था। पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के पश्चात विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसका किसका, बारिश, आंधी तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी का मुकाबला करना पड़ता है। उन्हें विशेष प्रकार के जूते और कपड़े पहनने पड़ते हैं तथा ऑक्सीजन के सिलेंडर भी ले जाने पड़ते हैं। ठीक, बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का पर्वतारोही है, तो निरुपमा अग्रवाल जी का नाम होगा, तो इन पर टिक लगाना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब 5 ऑप्शन होंगे आपके सामने, तो ये चीज़ें एग्जैक्ट रटी होनी चाहिए। ऑप्शन देख के बहुत मुश्किल हो जाएगा लगाना। ठीक है, तो निरुपमा अग्रवाल कौन है, यह है बिहार की पर्वतारोही। ठीक, गंगटोक समुद्र तल से लगभग, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यह समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ों के ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काटकर बसाया गया शहर है। ठीक है, ऊंचाई पर है। यह शहर बिल्कुल साफ सुथरा है। महात्मा गांधी सड़क पर शाम के समय बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। अब आगे देखते हैं। सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा सा राज्य है। तीस्ता यहाँ की प्रमुख नदी है। यहाँ मुख्यतः लेपचा, नेपाली और भूटिया 3 जनजातियाँ निवास करती हैं सिक्किम में। ठीक है, यहाँ के लोग मेहनती, सीधे सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े व मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं। गंगटोक में फूलों का बगीचा, बॉटेनिकल गार्डन, रूमटेक मॉनेस्ट्री आदि देखने की जगह हैं। ठीक है, रूमटेक मॉनेस्ट्री करमापा मतलब बौद्ध धर्म गुरु का निवास स्थान क्या कहलाता है, करमापा। ठीक है, यह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है। समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नाथुला, ठीक है, यहीं पे नाथुला दर्रा भी पड़ता है। ठीक, नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। चीन के यात्री इसी कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा तथा बोधगया तक आते थे। ठीक, तो ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, यह है परिचय खेल से संबंधित। ठीक है, इसमें देखिए मेन चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए कुश्ती के खेल में आमने सामने 2 दल होते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को देख रहे हैं। ठीक, कुश्ती, मार्शल आर्ट, शतरंज, मुक्केबाजी आदि खेल 2 लोगों द्वारा खेला जाता है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल आदि खेल 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है। गतका, अब ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। गतका एक मार्शल आर्ट है। गतका क्या है, एक मार्शल आर्ट है। यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था, उसी दौरान गतका खेला जाता था। तो गतका किसने दिया था, गुरु गोविंद सिंह ने, और ये मार्शल आर्ट की एक कला है। ठीक है, गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। सिख समुदाय के लोग इसे बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। इस खेल को हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोग भी खेलते हैं। खेल हमारे शरीर को हष्टपुष्ट और दिमाग को तेज बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें तो आप सभी को पता ही है। अब बीजों को बिखरना। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। ठीक है, 24वें कौन थे, वर्धमान महावीर। 23वें थे ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव कौन से थे, ये जो मेन है उनके नाम बता रहा हूँ मैं। ऋषभदेव कौन से थे, 23वें। और प्रथम कौन थे, प्रथम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। 23वें थे, ठीक है, जो जिन लोगों के बारे में पूछ दिया जाता है वो थे पार्श्वनाथ। ठीक, पार्श्वनाथ थे 23वें। और ऋषभदेव जो थे वो फर्स्ट थे। फर्स्ट कौन थे, ऋषभदेव। ठीक, इन्हीं के बारे में स्पेशली पूछा जाता है। पहले ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है, उनका एक मंदिर जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ गांव में है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मंदिर कहाँ है, जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ गांव में। ठीक है, जैनियों का एक समूह इन्हें भगवान महावीर की जन्मस्थली मानता है। ठीक, पेड़ पौधों के बीज भिन्न भिन्न तरीके से इधर उधर बिखर जाते हैं। जब किसी पेड़ का बीज किसी भी तरीके से कहीं पहुंच जाता है तो वह वहाँ की अनुकूल परिस्थितियाँ ढूंढने लगता है। अगर बीज को मिट्टी, पानी, प्रकाश, हवा आदि समुचित मात्रा में मिलता है तो वह अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर बढ़ने लगता है। ठीक है, देखिए
इस चैप्टर में बाकी सब देखिए, ये जो चैप्टर है वो बीजों का बिखरना है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही जैन धर्म के बारे में था, बाकी सब पेड़ पौधे से संबंधित है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि इसमें जैन धर्म कहाँ से आ गया। ठीक, तो आगे देखते हैं। किसी बीज को हवा में उड़ाकर ले जाती है, देखिए किसी बीज को हवा में उड़ा के ले जाती है तो कोई पानी में बहकर कहीं चला जाता है, कोई फलों के फटने से बिखर जाता है, तो किसी बीज को पशु पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। मनुष्य भी अपनी आवश्यकता अनुसार बीजों को नियंत्रित तरीके से बिखेरता है। हर श्रृंगार गुल मेहंदी के बीज फटकर या चटक कर बिखरते हैं। ठीक है, तो हर श्रृंगार और गुल मेहंदी जो है वो फटकर या चटक कर बिखर जाते हैं। कुछ बीज बहुत हल्के फुल्के होते हैं, इनके चारों ओर रोए होते हैं, या पंख की तरह पतली झिल्ली होती है, या हवा में उड़कर दूर पहुंच जाते हैं, जैसे कपास के बीज ऐसे ही फैलते हैं। ठीक है, कुछ पौधों के फल पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। ऐसे फल हल्के एवं पानी में तैरने वाले होते हैं, जैसे कौन से? कमल कुमुदनी के फल पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं तथा सड़ गल जाने के बाद बीज के रूप में बिखर जाते हैं। आगे है, कुछ पौधों के बीज चिपचिपे होते हैं, जब पक्षी इनके फलों को खाते हैं तो ये बीज उनकी चोंच पर चिपक जाते हैं। जब पक्षी किसी अन्य जगह जाकर चोंच से बीज को छुड़ाते हैं तो ये बीज नई जगह पहुंच जाते हैं, जैसे गोखरू के बीज। कई फल ऐसे होते हैं जिन्हें पक्षी बीज सहित खा जाते हैं। फल तो उनके पेट में पच जाता है किंतु बीज नहीं पच पाता। मल के साथ ये बीज बाहर निकल आते हैं, जहाँ गिरते हैं वहाँ तत्काल अनुकूल परिस्थिति पाकर अंकुरित हो जाते हैं, जैसे अमरूद के बीज, बरगद के बीज व पीपल के बीज, ये इस तरीके से होते हैं। ठीक है, फिर देखिए, बीजों का बिखरना न केवल पौधों की प्रजातियों को हजारों वर्षों से बचाकर रखने में सहायक रहा है, बल्कि इससे अलग जगहों पर रहने वाले मनुष्यों को भी उपयोगी फल फूल वाले पौधे मिलते रहे हैं। ठीक है, अब 4 चैप्टर देख लेते हैं। कौन सा है? मेरा बगीचा। लक्ष्मणगढ़ कस्बा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो लक्ष्मणगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। पाठ में उल्लिखित कॉलेज के कैंपस में तितलियों की 17 प्रजातियां तथा पक्षियों की 87 प्रजातियां हैं। अब देखिए आगे, हर्बेरियम एक प्रकार का वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है। हर्बेरियम क्या होता है? वनस्पति संग्रहालय, जिसमें पेड़ों व घासों की पत्ती या पेड़ पौधों के मुख्य अंश को अच्छी तरह से सुखाकर कागज या चादर पर संरक्षित किया जाता है, जो सही और व्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत किया गया होता है। पौधे या पौधों के अंश को आमतौर पर दबाया जाता है और कागज पर लगाया जाता है, जिसे हर्बेरियम सीड कहा जाता है। ठीक, हर्बेरियम में पौधे को अखबार के मोड़ के अंदर तह लगाकर रखना होता है, फिर इस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना होता है, जिससे पौधे सूखते हैं मगर सिकुड़ते नहीं हैं। आगे देखिए, बबूल और कैक्टस मुख्य रूप से बबूल और कैक्टस के जो पौधे होते हैं मुख्य रूप से मरुभूमि के पौधे हैं, परंतु ये अन्य जगहों पर भी पाए जाते हैं। जहाँ पेड़ पौधों की संख्या अधिक होती है वहाँ पक्षियों की संख्या भी अधिक होती है। वैज्ञानिक पेड़ पौधे एवं जंतुओं के अंतर और समानताओं के आधार पर कई तरह के शोध करते हैं। अब ऐतिहासिक स्मारक है, परिचय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। किसके शासनकाल में? गुप्त शासक कुमार गुप्त के संरक्षण में। इसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थी तथा लगभग 2,000 शिक्षक थे। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से लोग पढ़ाने के लिए आते थे। 8वीं से 12वीं शताब्दी इसका उत्कर्ष काल था। इस विश्वविद्यालय का भवन प्राचीन काल का बेहतरीन नमूना है, जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। इसका मुख्य द्वार शानदार था। इसमें आठ अलग अलग प्रांगण थे और 10 मंदिर थे, जिसमें अनेक ध्यान केंद्र थे। यहाँ का पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था उसको धर्मगंज कहा जाता था। ठीक है, जो 9 मंजिली इमारत में स्थित था। इसमें 3 पुस्तकालय थे, रत्नदधि, रत्नरंजक और रत्नसागर। ये तीनों आपको याद होने चाहिए, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे, जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का कार्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ था तथा नोबेल पुरस्कार सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है। ठीक है, इसको पुनर्जीवित करने का कार्य। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है। उस समय सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोवा तथा गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर में। बोध गया कहाँ है? महात्मा बुद्ध के लिए विख्यात है, तो वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली के लिए
प्रसिद्ध है। ठीक है, बोध गया में महात्मा बुद्ध जी को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वैशाली में क्या हुआ था, महावीर की जन्मस्थली है, महावीर स्वामी की जन्मस्थली। ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान बिहार के पटना में है, जिसे पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये आपका इतिहास भूगोल में भी ये सब चीज़ें थी। ठीक है, सूफी और संतों का केंद्र भी बिहार राज्य रहा है। मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, मोतिहारी बिहार में। ठीक, औरंगाबाद में सूर्य मंदिर तथा पावापुरी में जल मंदिर है। पटना में संग्रहालय तथा गोलघर है। संग्रहालय और गोलघर पटना में है, औरंगाबाद में सूर्य मंदिर है और पावापुरी में जल मंदिर है। ठीक ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें भी हैं। बिहार प्राचीन काल में सम्राट अशोक का राज्य भी रहा है, जिन्होंने जन कल्याणकारी संदेशों के साथ अनेक स्तंभ बनवाए, जो आज भी लौरिया, नंदनगढ़ तथा कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं। फिर देखिए 6 चैप्टर है सिंचाई के साधन, इसको भी देख लेते हैं। सिंचाई के साधन, इसमें क्या है, इसमें सिंचाई के विभिन्न माध्यमों के बारे में बताया गया है। पौधों को फलने फूलने में बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कुछ पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो कुछ पौधे को कम। जब कभी खेतों में वांछित मात्रा में पानी कम जाता है तो उसमें विभिन्न साधनों से सिंचाई कर पानी पहुंचाते हैं। ठीक, आमतौर पर धान के बीज वर्षा के मौसम में बोए जाते हैं। वर्षा का पानी खेतों में इकट्ठा हो जाता है, जो धान की फसल बोने के लिए उपयोगी होता है। जब पानी की कमी हो जाती है तब हम सिंचाई के द्वारा पानी की व्यवस्था करते हैं। गांव में इसके लिए सरकार ने कई कुएं खुदवाए हैं, जिसमें मोटर पंप लगाकर किसान खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। परंपरागत रूप से लोग नदियों, तालाबों में कुओं से सिंचाई करते थे। पानी की बढ़त जरूरत सिंचाई के अन्य साधनों के आविष्कार का आधार बना। नलकूप जैसे सिंचाई के नए आधार खोजे गए। ठीक है, कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो ज़्यादा किसको चाहिए होता है, धान, गेहूँ और मक्का को। धान गर्मी में बोया जाता है, गेहूँ ठंड में और मक्का भी गर्मी में। ठीक, इसके अलावा कौन सी फसल कम पानी, मूंग, चना और बाजरा। गर्मी में 2 चीज़ें होती हैं, मूंग और बाजरा, और ठंड में क्या होता है, चना। जितना खाओ उतना पकाओ, 7 चैप्टर है। इसमें देखिए, अधिक गर्मी से भोजन बासी हो जाने पर खाद्य पदार्थों के स्वाद खत्म होने लगते हैं। धीरे धीरे भोजन खट्टा हो जाता है। ऐसे खराब या संदूषित भोजन खाने से हमें बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है। हमें खट्टा या बासी खाना कभी नहीं चाहिए। भोजन ज़्यादा समय तक बासी पड़ा रहता है या खराब हो जाता है तो उसके रंग और गंध में अंतर आने लगता है। भारत जैसे देश में जहाँ बहुत बड़ी आबादी को दोनों समय भरपेट भोजन नहीं मिलता, वहाँ खाना खराब होता है या बर्बाद करना एक तरह का अपराध है। हमें भोजन ताज़ा भोजन ही करना चाहिए तथा जितना खा सकें उतना ही बनाना चाहिए। लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना हो तो उसमें से पानी निकाल देना चाहिए। अचार, मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थ इसीलिए लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक, अब देखिए रोनाल्ड रॉस की जंग मलेरिया के संग। ठीक है, रॉस की जंग मलेरिया के संग। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। तो संक्रामक बीमारी कौन सी है, मलेरिया। यह बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। मच्छर मलेरिया के जीवों के वाहक होते हैं। रोनाल्ड रॉस का जन्म भारत के उत्तराखंड, देखिए इनके नाम को देख के कहीं इधर उधर का टिक मत मार दीजिए, भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ। इनके अथक प्रयास से ही हम मलेरिया के बारे में परिचित हो सके हैं। उनके इस प्रयास में अब्दुल एवं एक मलेरिया के मरीज हुसैन खान ने सहायता की। ठीक, 16 सालों के अथक प्रयासों के बाद भी पता लगा पाया कि मादा एनाफिलीज मच्छर ही मलेरिया के कीटाणुओं को एक मनुष्य के शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचाता है। ठीक, मादा एनाफिलीज। मलेरिया से बचने के लिए घर के आसपास गंदगी और पानी इकट्ठा ना होने दें। ठहरे हुए पानी में मच्छर पैदा ना हो, इसके लिए बारिश शुरू होने से पहले ही घर के पास की नालियों की सफाई और सड़कों के गड्ढे आदि भरवा लें। घर के आसपास समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवाते रहें। मलेरिया के अलावा मच्छरों के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, लसिका, फाइलेरिया आदि बीमारियां भी होती हैं। नंगी आंखों से नहीं दिखाई देने वाले सूक्ष्म जीवों को बड़ा करके देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मैंने नक्शा बनाया। यह है बिहार के उत्तर में नेपाल। ठीक है, उत्तर में क्या है, नेपाल। दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बिहार में कुल जिले कितने हैं, 38 हैं, जिनके नाम हैं एक बार देख लीजिए। अरवल, अररिया, बांका, बेगूसराय, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, गोपालगंज, दरभंगा, लखीसराय, कटिहार, मधुबनी, नालंदा, मुंगेर, मधेपुरा, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, कैमूर, मुजफ्फरपुर, नवादा, रोहतास, पूर्णिया, पटना, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, शेखपुरा, सुपौल, सीतामढ़ी। ठीक है, वैशाली, पश्चिम चंपारण एवं सिवान। वैशाली जो है, वैशाली के पूरब में समस्तीपुर जिला है। बिहार राज्य की सीमा नेपाल देश से जुड़ती है। ठीक है, अब देखिए हमारी फसलें, हमारा खान पान। इसमें देखिए
धान के खेतों की जुताई मई जून में की जाती है। ठीक है, वर्षा के मौसम में धान का बिचड़ा लगाते हैं। 20 से 30 दिनों में बिचड़ा मोरी बन जाता है। ठीक है, बिचड़ा 20 से 30 दिनों में क्या बन जाता है? मोरी। धान की फसल 132 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। ठीक है, बोई कब जाती है? ये मई जून जुलाई में। ठीक है, और पक्के तैयार हो जाती है सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। सबसे पहले धान का बिचड़ा लगाते हैं। 20-30 दिनों के अंदर बिचड़ा मोरी के रूप में तैयार हो जाता है। मोरी को उखाड़कर फिर उसे खेतों में लगाते हैं। ठीक है, ये गेहूं की तरह नहीं होता कि डायरेक्ट लगा, बीज डाल दिया और उग गया। ठीक है, खेतों में मोरी को लगाकर उसे पर्याप्त पानी देते हैं। कोशिश रहती है कि फल के पकने तक खेतों में पानी बना रहे। बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं, जबकि सर्दी में लगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं। इसी प्रकार गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं। ठीक, भिन्न भिन्न स्थानों पर वहाँ की मिट्टी और मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ क्या चीज़। जिले दरभंगा में मखाना, वैशाली में केला, जमुई में प्याज, रोहतास में धान और नवादा में गेहूँ, ये वहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक, अब देखिए जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण 11वां चैप्टर है। कुछ लोग जीव जंतुओं को मारकर तथा उसे पालकर अपनी जीविका चलाते हैं। जैसे मछुआरा मछली मारता है तथा सपेरा सांप को पालता है तथा मदारी बंदर को पालता है। खाद्य श्रृंखला निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रम में श्रृंखलाबद्ध होती है। जैसे एक पौधे का भक्षण कीड़े द्वारा किया जाता है, कीड़े को मेढक खा जाता है, मेढक सांप का भोजन और सांप एक बाज द्वारा खा लिया जाता है। बिहार के प्रमुख अभयारण्य देख लीजिए। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य ये पश्चिमी चंपारण में है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य ये भागलपुर में है। कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य ये बेगूसराय में स्थित है। बिश्नोई जो है राजस्थान की एक प्रमुख जनजाति है। बिश्नोई समुदाय के लोग परंपरागत रूप से जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं। बिश्नोई का अर्थ होता है 29। बिश्नोई का अर्थ क्या होता है? 29। ठीक, उनके गुरु जम्बाजी के कहे अनुसार बिश्नोई लोगों ने 29 बातों को अपनाया, जिसमें जीव जंतुओं की देखभाल करना प्रमुख था। ठीक, अब देखिए पाठ 12वां मान गए लोहा। इसमें देखिए प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। दिवस पूछे जाते हैं तो याद रखिए। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है श्रेष्ठता स्वीकार करना। नेत्रहीन बच्चे ब्रेल से पढ़ते हैं और लिखते हैं। ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभार कर लिखी जाती है। कितने बिंदु? 6 बिंदु। नेत्रहीन बच्चे इन उभरे हुए बिंदुओं को उंगलियों से स्पर्श से समझ जाते हैं। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस की थीम समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान रखी गई है। ठीक है, तो थीम आपको पता होनी चाहिए। 6 बिंदुओं पर उकारी जाती है। अगला है पानी और हम। जल के प्रमुख स्रोत बारिश, झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, नलकूप, चापाकल तथा पोखर आदि हैं। पानी भरकर रखने की चीज़ें बाल्टी, घड़ा, सुराही, डिब्बा आदि। पानी को भरकर रखना इसलिए जरूरी है कि कमी होने पर या पानी ना आने पर इसका इस्तेमाल कर सके। पानी का उपयोग प्यास बुझाने के लिए, खाना पकाने, मतलब हर चीज़ के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो अब यहाँ पर देखिए मेन चीज़ है, अगस्त 2008 में भयंकर बाढ़ से 500 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। 2,36,632 हेक्टेयर में खड़ी फसलें नष्ट हो गई। 3 लाख से ज़्यादा घर गिर गए थे। ठीक है, कब? ये 2008 की बात है। ठीक है, 2008 की। इस बाढ़ से बिहार के अररिया, ये सब बिहार के बारे में है। ठीक है, इस बाढ़ से बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। 3 लाख से ज़्यादा घर गिर गए थे। ठीक है, 2008 की बात है। फिर है सूरज एक काम अनेक। सौर पट्टिका दिन में सूरज की रोशनी को अवशोषित कर ताप ऊर्जा को एकत्रित करती है तथा रात में जब सूर्य की रोशनी समाप्त हो जाती है तब उस ऊर्जा का उपयोग प्रकाश ऊर्जा या अन्य आंतरिक ऊर्जा के कार्यों के लिए करती है। सौर कुकर या सौर चूल्हा, सोलर कुकर, ऐसी युक्त है जिससे सूर्य के प्रकाश एवं सूर्य की ऊर्जा से भोजन पकाया जाता है। सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग की पुती होती हैं। इसका ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच रंग का होता है। इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणों को अंदर रखी खाने की चीज़ों पर डालता है। इससे अंदर रखे एल्युमिनियम के डिब्बों में रखा खाना भोजन पक जाता है। सौर ऊर्जा के अब देखिए लाभ देख लेते हैं। सौर ऊर्जा की उपलब्धता पूरे दिन बनी रहती है, विशेष रूप से उस समय भी जब विद्युत ऊर्जा की मांग सर्वाधिक होती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरणों की अवधि अधिक होती है। उसके रखरखाव की भी कम आवश्यकता होती है। पारंपरिक ताप विद्युत उत्पादन कोयले के विपरीत सौर ऊर्जा से प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है तथा स्वच्छ विद्युत ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है सौर ऊर्जा से। देश के लगभग सभी हिस्सों में मुफ्त और सौर ऊर्जा की प्रचुरता है।
सौर ऊर्जा के उपयोग में विद्युत के तार एवं ट्रांसमिशन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, हमारा जंगल। ठीक है, पाठ परिचय इसमें है पर्यावरण और हम के इस पाठ में वाल्मीकि बाघ अभयारण्य के माध्यम से जंगलों के महत्व को समझाया गया है। ठीक है, वाल्मीकि अब बाघ अभयारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं एक वन्यजीव अभयारण्य है जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह मुख्यतः बाघ का संरक्षण किया गया है, बाघ के लिए। ठीक है, बाघ से संबंधित है। अभयारण्य जंगल का वह हिस्सा होता है जहाँ जंगली जानवर बिना किसी खतरे के आराम से घूम फिर सकते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में जामुन, शीशम, साल, खैर, कत्था आदि के पेड़ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जंगलों से हमें जलावन, फल तथा शहद मिलता है। इसके अलावा बहुत सी जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। यदि सारे जंगल खत्म हो जाएंगे तो जंगल में रहने वाले सारे जीव जंतु तो समाप्त हो ही जाएंगे, साथ ही साथ पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे, जिसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा और सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ठीक, जंगलों को खत्म होने से बचाने के लिए जंगलों के पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगानी जानी चाहिए। पुराने पेड़ पौधे के स्थान पर नए पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। धरहरा की परंपरा। देखिए, सुनो कहानी धरहरा की परंपरा की, जिसने देश और दुनिया की निगाह को अपनी ओर खींचा। भागलपुर जिले में नवगछिया प्रखंड में बसे इस छोटे से गांव ने पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं बालिकाओं की सामाजिक महत्ता स्थापित करने में अद्भुत मिसाल कायम की। किसने? कौन सी? धरहरा की परंपरा। ठीक, ये कहाँ है? भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड में। ठीक, आगे है, एक ऐसा समाज जो बेटे के जन्म को प्राथमिकता देता है तथा बेटियों के जन्म पर अफसोस करता है। वैसे समाज में धरहरा के लोगों ने बेटियों के महत्व को समझते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मान इसे एक उत्सव का रूप दे दिया। ठीक, अब उत्सव का रूप दे दिया। आगे क्या किया? धरहरा गांव में जब भी किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वे न केवल खुशी से खुशी से भर उठते हैं, बल्कि इस शुभ अवसर पर किसी विशेष स्थान पर कम से कम 10 पौधे लगाते हैं। अपनी बेटी और लगाए हुए वृक्ष को बड़े स्नेह और प्यार से सहेजते हैं, जिससे बेटी और वृक्ष दोनों का एक साथ विकास होता है। जिस तरह से बेटियां सामाजिक बदलाव का माध्यमिक बनती हैं, स्वस्थ समाज की रचना में सहायक होती हैं, उसी तरह से वृक्ष विलुप्त होते जंगल को बचाने और बढ़ाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार बेटियां और वृक्ष दोनों समाज और परिवार की समृद्धि की वाहक होती हैं। ठीक, तो ये धरहरा गाँव की बात कर रहे हैं, भागलपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, धरहरा की इस परंपरा से प्रभावित होकर लोग आज बेटी और वृक्ष दोनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील हुए। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री भी इस परंपरा से प्रभावित हो उसे प्रोत्साहन देने धरहरा गए। सचमुच धरहरा ने जो परंपरा शुरू की है उसे हम सभी अपनाएं तो हमारा पर्यावरण और समाज दोनों सशक्त होंगे। नेक्स्ट है, चलो सर्वे करें। पर्यावरण और हम, इस पाठ के विभिन्न प्रकार के ईंधनों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। मानव को जहां खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी, केरोसिन, तेल, गैस आदि की आवश्यकता पड़ती है, वहीं वाहन चलाने के लिए डीजल एवं पेट्रोल की। मोहल्ले एवं गांव में लकड़ी, कोयला, केरोसिन तेल, एलपीजी गैस आदि का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जितने पेड़ हर साल काटे जा रहे हैं उतने पेड़ हर साल लगाए नहीं जा रहे हैं, इसलिए इसका दुष्परिणाम पर्यावरण पर पड़ रहा है। इस तरह का परिणाम भविष्य में विनाश का कारण बन सकता है। केरोसिन, गैस, डीजल, पेट्रोल आदि की मात्राएं प्रकृति में सीमित हैं। यदि इन ईंधनों की खपत तेजी से होती रही तो ये जल्द ही समाप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, कृत्रिम रूप से बने ईंधनों जैसे ये सारे कृत्रिम है। एलपीजी, सीएनजी तथा सौर ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया जाना चाहिए, तभी हम ईंधनों की खपत बचत कर सकते हैं। श्वसन के लिए आवश्यक प्राणवायु ऑक्सीजन है। हवा से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। खाना बनाने और रोशनी में उपयोगी खनिज तेल क्या होता है? केरोसिन। रामू काका की दुकान। अब इसमें देखते हैं, गांव में कई प्रकार की दुकानें जैसे राशन, दवा, स्टेशनरी, मिठाई आदि, सब्जी आदि की होती हैं। भिन्न भिन्न दुकानों में विभिन्न प्रकार के सामान बिकते हैं। आरी एक औजार है जो लकड़ी को चीरने, फाड़ने और काटने के काम आता है। हथौड़ा भी एक औजार है जो मुख्यतः लकड़ी में कील को ठोकने के काम में आता है। रंदा लकड़ी के पटरे को चिकना करता है। रंदा क्या होता है? लकड़ी के पटरे को चिकना करता है, यानी खुरदुरे सतह वाली लकड़ी को छीलकर चिकना कर देता है। पेड़ काटना ठीक नहीं है, केवल उन्हीं पेड़ों को काटा जाना चाहिए जो सूख गए। हरे पेड़ों को कभी नहीं काटा जाना चाहिए। पेंचकस, रेंच, कुल्हाड़ी, कैंची, पिलास, पाना, क्रॉक, स्क्रू आदि औजार मुख्यतः लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होते हैं। अब है 18वां, इसमें देखिए घर से, इसमें है आवास से संबंधित। घर से तेज धूप, बरसात और ठंड से रक्षा होती है। घर हमें जंगली जानवरों, चोरों, बदमाशों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
आवासों के समूह को कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ सीमित क्षेत्र में कई परिवार रहते हैं। कॉलोनियों में एक श्रेणी के आवास एक जैसे रहते हैं। कॉलोनी के सभी आवासों के लिए पानी, नाली, साफ सफाई की व्यवस्था अलग से होती है। कई कॉलोनियों में कम्युनिटी हॉल या सामुदायिक भवन होते हैं। सामुदायिक भवन में शादी, जन्मदिन व उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। अपनी रोजी रोटी तथा रोजगार की तलाश में गांव, कस्बों, मोहल्लों के लोग बड़े शहरों की ओर जाते हैं। शहरों में आवास की आवश्यकता काफ़ी बढ़ गई, इसलिए शहरों में ज़मीन महंगी हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र के आवास असीमित क्षेत्र में पक्के, कच्चे और घास फूस आदि के बने होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के आवास सीमित क्षेत्र में सुसज्जित रूप से बने होते हैं। कॉलोनियाँ बनने से गांव वालों के जनजीवन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। कुछ मामलों में वे अपने आप को हीन भावना के शिकार मानते हैं। गांव में रहने वाले लोग मुख्यतः किसान श्रेणी के लोग होते हैं। उनके रहने, खाने, पहनने आदि के ढंग कॉलोनी वालों से भिन्न होते हैं। इस प्रकार के गांव वालों के जनजीवन प्रभावित होते हैं। अब है 19वां चैप्टर, तरह तरह के व्यवसाय। इसमें देखिए पर्यावरण और हम के इस पाठ में तरह तरह के व्यवसायों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। मिट्टी के बर्तन बनाना, साइकिल बनाना, कपड़े की सिलाई करना, आभूषण बनाना आदि ऐसे व्यवसाय हैं जो गांव में अत्यधिक प्रचलित हैं। अब देखिए कुम्हार क्या करता है। कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता है। उसको मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं, जैसे मिट्टी खोद कर लाना, मिट्टी को तैयार करना, गढ़े बर्तन को सुखाना, गढ़े जो गढ़ दिए जाते हैं बर्तन, ठीक, उनको सुखाना, पके बर्तनों को रंग लगाना, सूखे बर्तन को आग में पकाना, पके बर्तनों को बाजार में ले जाना। डाकिया चिट्ठियों तथा मनी ऑर्डर को पोस्ट ऑफिस से उठाकर हमारे घरों तक पहुँचाता है। ठीक है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, पुस्तक इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर को भी किसान व बढ़ई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसान अन्नदाता है तथा बढ़ई डॉक्टर के रहने के लिए बने घर में लकड़ी का काम करता है। फिर है 20वां चैप्टर, 20 और 21 बस दो ही बचे हैं। रायपुर वाले चाचा की शादी। पर इसमें देखिए गांव में लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। वहाँ के अधिकतर लोग नौकरी नहीं करते, लेकिन खेती बाड़ी के कार्यों में अपने बुजुर्गों का हाथ बटाते हैं। किसी भी यात्रा में गंतव्य तक पहुँचने में हमें पैदल, सवारी, गाड़ी जैसे साधनों का सहारा लेना पड़ता है। शहरों में शादी के मंडप थर्माकोल से बनाए जाते हैं। इसमें मंडप बड़ा ही सुंदर तथा आकर्षक बन जाता है, लेकिन गांव में मंडप कच्चे बांस, केले के पेड़ और रंग बिरंगे कागजों से बने होते हैं। अब देखिए 21वां और लास्ट चैप्टर है, इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए संक्रामक रोग के बारे में बताया गया। वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से किसी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग एक आदमी से दूसरे आदमी तक वायु के माध्यम से किसी रोगी व्यक्ति से के संपर्क में आने से, दूषित भोजन या जल ग्रहण करने से, कीड़े मकोड़े के काटने आदि से पहुँचते हैं। घर के आसपास नदी नालों में ज़्यादा दिनों तक इकट्ठा रहता है, पानी अगर ज़्यादा इकट्ठा रहता है तो फिर वहाँ मच्छर उत्पन्न होते हैं। टीबी, डायरिया, कालरा, खांसी, खुजली आदि संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। डायरिया एक संक्रामक रोग है जो बासी भोजन करने, गंदा पानी पीने व अपने आसपास सफाई न रखने के कारण फैलता है। डायरिया होने पर सर्वप्रथम रोगी को प्राथमिक उपचार के रूप में नमक व चीनी का घोल यानी कि जीवन रक्षक घोल देना चाहिए। इसके अलावा ORS का घोल देना चाहिए। उसके बाद तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। खांसी भी एक संक्रामक रोग है जो छुआछूत व अन्य उपयुक्त साधनों या वाहकों द्वारा फैलता है। किसी भी बीमारी से बचने के लिए हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए व उबला हुआ पानी पीना चाहिए। साथ ही अपने घर एवं आस पड़ोस की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए, तभी हम किसी की बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से यह 5वें क्लास की जो आपकी पूरी बुक थी उसके शॉर्ट नोट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग 4th और 3rd क्लास की भी जो चैप्टर देखिए उसमें मैं एक कोशिश करूँगा कि कुछ चैप्टर जैसे 3rd में है उसमें 4-5 चैप्टर शुरुआत के उसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो उनको हटा देंगे, फिर सिर्फ कहानी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो जो शॉर्ट नोट्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को आपको बता दी जाएंगी। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ये रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।